स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यदि आपने बाकी देखा है, पढ़ा है, तो हमने हिंदी का पहला पाठ लिया था। हमने उस पाठ में भ्रमर गीत था, सूर के पद थे, गोपियों और सूरदास ने गोपियों और उद्धव के मध्य बातचीत की थी। उद्धव पर व्यंग किए गए, कृष्ण पर बहुत व्यंग हुए, गोपियों ने अपनी प्रेम व्यथा बताई, अपना जो उनका प्रेम का स्वरूप था वो उन्होंने बताया। ये सारी बातें आपने उसमें देखी और उसके बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी आपने किए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहले पाठ के बाद मैम 7वां पाठ क्यों लेकर आई हैं। इसका कारण ये है कि जब आप अपने PA1 का स्कूल में एग्जाम देंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से पाठ आते हैं कि एक पाठ वो काव्य खंड का देते हैं, जैसे सूर के पद, दूसरा वो गद्य खंड का देते हैं। तो गद्य खंड अर्थात ये आपका जो कहानी वाला पाठ आता है, उसमें आपका ये पहला पाठ है, पाठ 7। तो इस तरह, और अब फिर अगला एक पाठ आएगा आपका सप्लीमेंट्री बुक का, जो मुख्य तौर पर अभी तक मुझे आपको अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से मालूम हुआ है कि इस तरीके का लेते हैं, पर कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि 2 पार्ट एक जगह के ले लिए, फिर ऐसे। तो जैसे ही मैं उसको कंफर्म करती हूँ वैसे ही मैं आपको इसके एक एक पार्ट और ऐड कर लूंगी। इसके बाद बाल गोविंद भगत है और काव्य खंड में आते तो आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो जैसा भी आपका आता है, और आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम एक ये वाला पार्ट और हमारे स्कूल में हमसे पूछा जा रहा है, तो हम तैयारी उसकी करें, तो वो भी मैं आपको लेकर आऊंगी। लेकिन चूंकि अभी ये गद्य खंड का पहला पाठ है, पाठ 7, जो कि 7वें नंबर का है आपकी किताब में, तो वो है नेताजी का चश्मा। पाठ के नाम से आपको इतना तो मालूम हो रहा होगा कि आखिर ये बात किसकी की जा रही। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी की बात की जा रही है, जिनको हम नेताजी कहते हैं। और इसके बाद दिया है चश्मा, मतलब इस पाठ में नेताजी का एक छोटा सा अंश लिया गया है, चश्मा, जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पाठ पढ़ेंगे ये आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। मैं पूरी कहानी को वैसे नहीं सुनाऊंगी कि आप बोर हो जाए। मैंने कहानी को कई पार्ट टॉपिक में बांट के रखा है। मतलब यदि कि आपको ऐसे कस्बे का चित्रण दिया, यदि कस्बे पर आधारित आपको प्रश्न आता है, तो पहले आप जान लें कि कस्बा है क्या। कस्बा, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट, जिला देखते हैं, जिले के बाद आता है तहसील, तहसील के बाद कस्बा, कस्बे के बाद गांव, गांव से बड़ा और तहसील से छोटा होता है कस्बा। तो यहाँ पर कस्बे का जिक्र किया गया है। तो जैसे आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, कस्बे का चित्रण। यदि आपसे पूछा जाए कस्बा किस प्रकार का था, कस्बे का रूप कैसा था, कस्बे में क्या क्या था, या कस्बे का स्वरूप बताइए, कस्बे का चित्रण कीजिए, कस्बे की रूपरेखा बताइए, किसी भी तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ ये वाला टॉपिक कस्बे का चित्रण, यहां से आप कस्बे का स्वरूप लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूरे पाठ को ऐसे टॉपिक वाइज आपको डिवाइड करके पढ़ाया है, जिससे उससे संबंधित आपसे कैसा भी प्रश्न गोल गोल करके घुमा के पूछ लिया जाए, आपको उतना पैरा याद रखेगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो यदि आप मेरे वीडियो लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और यदि आप गैफ करते हैं तो मैं आपसे कहूंगी आप गैफ ना करें। जैसे ही आपको मिलते जाते हैं वैसे ही आप पढ़ते जाइए, क्योंकि भारी भरकम विषयों के साथ हिंदी आपके लिए दिया गया है, तो आपको हिंदी को समय समय पर समय तो देना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम पढ़ें। तो कस्बे का चित्रण, चूंकि इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो नेताजी का चश्मा तो है ही, जो और इसमें भूमिका निभाने वाले लोग हैं वो है हालदार साहब, जो कि हर 15 दिन में कस्बे पर टूर पर आते हैं अपने बिजनेस के। पान वाला है, जिससे उनकी बातचीत होती है। इसमें एक कैप्टन है चश्मे वाला, जिससे बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उसका नाम, उसका काम वहां पर आया हुआ है। जीप के ड्राइवर की भी बात की गई, ड्राइवर से ज्यादा बात नहीं हुई है, बस एक जगह हालदार साहब ने कहा जीप को रोको। तो ये आपके मुख्य किरदार हैं इस पाठ के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे पाठ की तरफ। कस्बे का चित्रण, तो देखिए आपके कस्बे की यहाँ रूपरेखा, कस्बे का चित्रण बताया गया है कि कस्बा किसे कहेंगे, जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान है, मतलब कस्बे में पक्के मकान कम और कच्चे मकान ज्यादा होते हैं। एक बाजार है, वहां पर एक बाजार है। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है, थिएटर है, और एक ठौ, यहाँ पर ठौ शब्द जो आया है ये क्षेत्रीय भाषा का है। यदि हम ठौ को हटा भी दें तो एक नगर पालिका थी, ये भी सही है। तो वहां पर क्षेत्रीय भाषा बुंदेलखंड में अक्सर आता है 1 ठौ, 2 ठौ, 3 ठौ। वो ठौ सिर्फ लगा देते हैं, अर्थ होता है 1 2 3 ही।
तो एक नगर पालिका थी। ये यहां तक यदि आपसे पूछा जाता है कि आप कस्बे का चित्रण कीजिए, तो आप इतनी पंक्तियों में कस्बे को या तो पैराग्राफ में बता सकते हैं या आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि कस्बे का चित्रण निम्न प्रकार से है। कस्बे में पक्के मकान कम और कच्चे मकान अधिक थे। कस्बे में एक बाजार, तीसरा एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, चौथा दो ओपन एयर सिनेमा घर, पांचवा एक छोटा सीमेंट का कारखाना, एक नगर पालिका। यहां तक आपका ये जो प्रश्न है कि कस्बा कैसा था, ये आप बता सकते हैं। फिर अगर प्रश्न बनता है कि नगर पालिका का काम क्या था, तो देखिए नगर पालिका जो थी वो कुछ ना कुछ करती रहती थी। क्या क्या काम करती रहती थी? कभी कोई सड़क कच्ची है तो उसको पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर अर्थात सुलभ शौचालय बनवा दिए, कबूतरों की छतरी बनवाई। कबूतर ऐसे एक पिलर लगा के ऐसे छतरी बना लेते, इस पर कबूतर आराम से बैठते हैं, कबूतरों की छतरी बनवा दी। और कभी सम्मेलन, चूंकि क्षेत्रों में चाहे कस्बा हो, जिला हो, आपका तहसील हो, आपका शहर हो, कभी सम्मेलन को हर कोई पसंद करता है, तो वहां पर वो नगर पालिका कभी सम्मेलन करवा देती थी। यहां तक आप नगर पालिका के कामों को लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नगर पालिका में ही किसी बोर्ड, कोई संस्था होगी जिसके द्वारा शहर के उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक मूर्ति बनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, एक संगमरमर की प्रतिमा, जिसे आज आप मार्बल कहते हैं। वो संगमरमर व्हाइट कलर का होता है, जैसा ताजमहल है बिल्कुल। तो संगमरमर की प्रतिमा लगाई। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से अंश अर्थात चश्मे के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके पूर्ण होते हैं ना, कि कस्बा कैसा था तो उसके बारे में बता दो, नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती थी, तो ये नगर पालिका का हो गया। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। तो आपको समझ में आया? तो ये अब अगला देखिए क्या बात आती है, जहां पर हालदार साहब अपनी कल्पनाओं में खोकर उस मूर्ति के बारे में बहुत सारी बातों को सोचते हैं। इसका टॉपिक जो मैंने दिया है, मूर्ति के बारे में हालदार साहब की कल्पनाएं। देखिए मूर्ति सामने लगी हुई है, मूर्ति में कुछ ऐसा समझ में आ रहा होगा, क्यों लगवाई, कैसे लगवाई, किसका काम था, क्यों इतना अधूरा रह गया, या कुछ उन्हें कमी लगी, तो उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशन, बहुत सारी कल्पनाएं बना ली। जब हमें पूरी बात पता नहीं चलती तो हम बहुत कुछ उसके बारे में खुद ही सोच लेते हैं। तो ऐसे ही हालदार साहब ने उस मूर्ति के बारे में काफी कुछ सोच लिया। क्या सोचा? देखो, देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, और सोच रहे हैं कि शायद देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, या अच्छी मूर्ति की लागत, बजट कुछ ज्यादा था, इसलिए काफी और मतलब बजट में ऊहापोह, मतलब ऊपर नीचे हो रहा होगा, क्या कितना बजट है, कितनी बनवाएं, इतना पैसा लगेगा, इस पत्थर की बनवाएंगे, उस पत्थर की बनवाएं, ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं कि शायद ये सारी बातें हो रही होंगी। चिट्ठी पत्री में देखिए, जब गवर्नमेंट काम करवाती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कह दिया एक पार्षद ने या फिर कोई नगर अध्यक्ष ने कि ये काम हो तो हो जाना चाहिए। उसमें बहुत सारी लिखा पढ़ी चलती है, बहुत सारे लोगों के साइन लेने पड़ते हैं, ऊपर तक बात जाती है, सिग्नेचर होकर आता है ना, कब होना है, क्यों होना है, क्या कारण है, कैसे, और कितना मटेरियल और कितना बजट, सब कुछ जाता है, सब पर सिग्नेचर होते हैं, तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो वही वो कह रहे हैं कि चिट्ठी पत्री में भी काफी समय बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन अवधि, मतलब जिस संस्था ने इस काम को संभाला, हो सकता है उस संस्था का जो अधिकारी हो वो रिटायर होने वाला हो, या उसका तबादला, स्थानांतरण या फिर ट्रांसफर होने वाला हो, तो शायद इसीलिए कुछ ही समय दिया होगा काम करने के लिए कि भैया इसको 1 महीने के अंदर तैयार करना है। तो उन्होंने फिर अपने कोई बड़े मूर्तिकार को ना उठाकर अपने, वो कह रहे स्थानीय किसी ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को कह दिया, मान लीजिए, है ना, बता दिया उन्होंने कि उस कल्पना कर रहे हैं, मान लीजिए मोतीलाल को ही ये काम सौंप दिया होगा और महीने भर में मूर्ति पटक देने की, मतलब मूर्ति बना देने की बात निश्चित की होगी। तो सारे पैराग्राफ में केवल और केवल हालदार साहब की कल्पना है, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता कि मूर्ति बनी कैसे होगी। तो अगर हालदार साहब की कल्पनाओं की बात करते तो इसको भी हम पॉइंट में आराम से दे सकते हैं कि मूर्ति की लागत की बात हुई होगी, अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, बोर्ड का जो अधिकारी होगा उसकी शासन अवधि कम रह गई होगी, और किसी स्थानीय अधिकारी को ही, स्थानीय ड्राइंग मास्टर को ही काम सौंप दिया होगा, और जो कि 1 महीने में करना होगा। ये सारे पॉइंट में आप इसे कवर कर सकते हैं। अगला देखिए,
अगला है मूर्ति का चित्रण। यहां से प्रश्न बन सकता है कि मूर्ति के बारे में लिखिए या मूर्ति का चित्रण कीजिए या मूर्ति की विशेषताएं बताइए। तो क्या है मूर्ति की विशेषता? मूर्ति संगमरमर की थी, ये बिल्कुल सही है। मूर्ति ने टोपी ऐसी लगाई थी जैसे कि वो लगाते हैं टोपी ना, ऐसी कुछ टोपी उनकी बनती है ना, ऐसी कुछ टोपी। तो टोपी लगाए तो टोपी की नोक से, है ना, टोपी की नोक से उनके कहां तक? कॉलर के बटन तक, यहां तक कम से कम कितना? 2 फुट, है ना, 2 फुट ऊंची, यहां तक कि मतलब पासपोर्ट साइज की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। मूर्ति बहुत सुंदर थी, बड़े सुंदर लग रहे थे नेताजी, कुछ कमसिन लग रहे थे, बड़े मासूम से प्रतीत हो रहे थे, फौजी वर्दी में थे। इतना उनका चित्रण है। किसका? मूर्ति किस प्रकार की थी? मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति की टोपी की नोक से उनके कोट के 2 बटन तक, अर्थात 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं। और मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे और मूर्ति ने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। ये मूर्ति की विशेषता हो गई। अब हवलदार साहब कह रहे हैं कि मूर्ति को देखते ही क्या समझ याद आता था? दिल्ली चलो, ये नेताजी का नारा था। और दूसरा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका नारा था। क्योंकि वो आजाद हिंद फौज थी उनकी, तो इस तरीके के उन्होंने अपनी फौजी सेना को ये नारे दिए थे, लोगों को ये नारे दिए थे। इस दृष्टि से वो कह रहे हैं कि अगर हम उनको याद करते हैं तो जो कस्बे वालों ने काम किया वो काम बड़ा ही सराहनीय था। लेकिन फिर भी एक चीज थी जिसकी कसर थी। कसर मतलब कमी। मूर्ति को देखकर कुछ तो लगता था कि नेताजी ने फौजी वर्दी पहनी है, टोपी लगाई है, सब कुछ ठीक है, कुछ तो कमी है। वो कमी क्या थी? नेताजी का चश्मा। चश्मा तो था, वो चश्मा क्या था? संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य सा सचमुच का एक चश्मा था, जो कि चौड़ा काला फ्रेम जो मूर्ति पर पहना दिया गया था। ये चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा हुआ था, इसलिए उनको लग रहा था हवलदार साहब को कि अगर मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए, क्यों सच्ची का चश्मा लगा है? तो ये कमी उनको क्या हो रही थी? खल रही थी। अब देखिए हवलदार साहब की जिज्ञासा। मूर्ति को तो उन्होंने देख लिया, कल्पनाएं भी कर ली, लेकिन अभी मूर्ति के बारे में जो चश्मा लगाया है उसके बारे में काफी जिज्ञासा उनके अंदर है। तो जीप जिसमें वो आते थे हर 15 दिन में, तो उस दिन ये सब चीजें उनकी हुई। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? सिर्फ मूर्ति के बारे में सोचते रहे। क्या कहने लगे? अंत में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मूर्ति की कद काठी, मतलब मूर्ति का स्वरूप कैसा है, मूर्ति संगमरमर की है कि काले पत्थर की है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, तो महत्व मूर्ति के कद काठी या रूप रंग का नहीं है, उस भावना का है जो भावना देशभक्ति उन लोगों के अंदर है। नहीं तो आज भी लोग देशभक्त का मजाक बनाते हैं। ये पंक्ति आ जाती है कि हवलदार के साहब के द्वारा ये क्यों कहा गया या इसका आशय क्या है कि आजकल लोग देशभक्त का मजाक बनाते हैं। क्या उत्तर होगा आपका? देशभक्त, आज देशभक्ति केवल फांसी पर चढ़ना या जाकर नारे लगाना या हड़तालें करना ही नहीं है, या जाकर फौज में शामिल होकर आप वहां खड़े हैं वो नहीं है, क्योंकि ये कार्य तो सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारे सैनिक बंधु बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। जो हमारे देश को स्वतंत्र करा गए वो क्रांतिकारी अब नहीं रहे, देश स्वतंत्र है जिसमें हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यदि आजादी का मतलब या देशभक्ति का मतलब आज ये है कि यदि देश को स्वच्छता सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उसे हम दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति देश में सफाई का काम करता है या अपने घर से शुरुआत करता है तो लोग ये कह के मजाक बना देते हैं कि अरे इनको ही स्वच्छता की पड़ी हुई है, या फिर यही सफाई अभियान करेंगे, या फिर यही देश को स्वच्छ बनाएंगे। जबकि देश स्वच्छता यदि घर से प्रारंभ होती है तो देश तक जाती है। तो आज इस प्रकार की देशभक्ति का लोग क्या बना रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मजाक बना देते हैं। दूसरी बार अब ठीक ये उन्होंने सोच ली, जाते जाते 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर पधारे। जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर एक चीज देखी। क्या देखा? कुछ अंतर पाया मूर्ति में। क्या अंतर पाया? चश्मे में। पहले चश्मा चौड़ा फ्रेम का था, अब चश्मा तार वाला है। यहां से तार वाला जो होता है, तार वाला गोल फ्रेम का चश्मा है। कैसा है? तार वाला गोल फ्रेम का चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक, कौतुक का अर्थ होता है जिज्ञासा,
बढ़ गई। यार चश्मा उस समय दूसरा था, उस समय दूसरा, अब दूसरा है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदलती लेकिन चश्मा जरूर बदलती है, हवलदार साहब ने कहा। तीसरी बार आए, फिर नया चश्मा। इतना देखकर सोचकर वो चले गए। फिर 15 दिन में आए, फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि जब जब वो आते थे हर बार मूर्ति को देखते थे, हर बार चश्मा अलग पाते थे और वो पान खाते थे वहीं खड़े होके। एक बार उनका कौतूहल दुर्दमनीय हो गया। दुर्दमनीय में जो दुर है, ये रा और दु, ये उपसर्ग है। दुर्दमनीय मतलब दमनीय होता है दमन करना, खत्म करना, लेकिन दुर्दमनीय मतलब खत्म करना। दुर अर्थात कठिन, बहुत कठिन हो गया। अरे बहुत दिन से देख रहा हूँ चश्मा बदल रहा, किससे पूछूं, आज तो पूछना ही है। तो चूंकि वो पान वाले के यहाँ रुकते थे तो सवाल में वो पान वाले से पूछेंगे, तो पूछ लिया उन्होंने पान वाले से, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है ना। चश्मा तो बदल रहा है, कपड़े तो वही पहने, लेकिन चश्मा मैं जितने बार आता हूँ, कई बार कोई और फ्रेम, कई बार कोई और फ्रेम, कई बार प्लास्टिक का चश्मा, मतलब उनका फ्रेम हो, ये कभी स्टील का तार वाला। पान वाले, अब देखो जब पान वाले से बात की तो अब पान वाले का हुलिया क्या होता है मूवी में, जब किसी का किरदार आने वाला होता है, कहते हैं यार मेरा भाई आने वाला, तो उसको बड़े टिंडिंग बड़े तरीके से दिखाएंगे म्यूजिक के साथ। अब यहाँ पान वाले की बात आई तो फिर ये पान वाले का चित्रण भी आएगा। प्रश्न बनता है, पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। पान वाला कैसा दिखता था, है ना। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, तो हम कह सकते कि पान वाला खुद पान खाता था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी। मतलब हम उत्तर में क्या लिखेंगे, जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। तोंद मतलब बड़ा पेट। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, मतलब आप क्या लिखेंगे कि पान वाले के जो दांत थे वो लगातार पान खाने से काले पीले, काले और लाल हो गए थे। तो ये जरूर ऐसा बना, आपको इसी में से चुनना है। तो क्या लिखेंगे, पान वाला बहुत पान खाता था, वह काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी और पान अधिक खाने से उसके दांत लाल और काले हो गए थे। ठीक है, तो इस तरीके के बाद पान थूक कर वो बोलता है, क्या बोलता है ये देखो, क्या बोलता है वो, कि जब कोई ग्राहक, यहाँ पर ग्राहक मैं कह रही हूँ ना क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ग्राहक का अर्थ है ग्राहक। अब कैप्टन चश्मे वाले की बात हो रही है। ग्राहक, जब कोई पान वाला कह रहा है जब कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए। उसे चौड़े चौखट मतलब होता है फ्रेम, मान लो उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर मतलब किधर, यहाँ पर किधर का अर्थ है किधर। कैप्टन किधर से लाएगा, वो मूर्ति पे से उठाता है और ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन, उसे हमें समझ में क्या आया, चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, जिसको नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति पसंद नहीं आती है, तो वह चश्मा उसका मतलब उसको दुख होता है उनके ऐसी मूर्ति देख के। तो चश्मे के बगैर वह नेताजी शायद उसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में से उनको चश्मे पहनाता रहता है और जैसे जैसे ग्राहक मांगते हैं उनको वो चश्मा पसंद आता है तो नेताजी की मूर्ति से वो देकर दूसरा चश्मा लगा देता है। ठीक है, अब ग्राहक को दे देता है, बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, इतना उन्होंने समझ लिया कि आखिर बात ये, जैसे आपको समझाने के बाद क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना आंसर दे दिया कि भाई ये मुझे समझ में आ गया। अब अगला देखो, हवलदार साहब की चश्मे के लिए जिज्ञासा की। ये तो समझ में आया कि व्यक्ति लगाता है, ठीक है, पर अब और उनके अंदर जिज्ञासा उठने लगी कि भाई तो ये चश्मा क्यों लगाता है, भाई इसका जो चश्मा बनना चाहिए था ओरिजिनल वो किधर है। तो देखो, पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए बड़ी चकित करने वाली। पानदार साहब को तो अच्छा लगता था, पान वाला तो उसका मजाक उड़ाता था, भाई इसने एक चश्मा पहना दिया, दूसरा पहना दिया, तीसरा पहना दिया। लेकिन यहाँ पर हवलदार साहब के मन में और बात आने लगी, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। बाकी कस्बे के अध्यापक रहे होंगे,
बेचारा वो सोच रहे, फिर से कल्पना है, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति तो बना दी पर शायद चश्मा नहीं बना पाया होगा, या चश्मा बनाना है तो ट्रांसपेरेंट बनाना है, पारदर्शी चश्मा। अब पत्थर का पारदर्शी कैसे बनाया जाए, तो उसने बहुत घिसा होगा, है ना, वो तय नहीं कर पा रहा होगा, कांच का लगाऊं कि संगमरमर का लगाऊं, बहुत घिसाई की होगी, पर घिसाई करते करते चश्मा टूट गया होगा, है ना। देखो बारीक घिसाई में चश्मा की, बारीक घिसाई करेंगे जब तो आर पार का देखेगा। अब चूंकि संगमरमर को कितना भी घिस लो, आर पार का तो नहीं दिखने वाला। अब वो है, कल्पनाएं हैं ये हालदार साहब की। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा तो हो सकता कि वो निकल है, उफ उफ कह के, मतलब ओहो मैं क्या क्या सोच रहा हूं। इतना उनका दिमाग बड़ा पक गया कि भाई मैंने इतनी सारी बातें सोच ली, क्योंकि अभी उसके बारे में उन्हें पूरी बात मालूम ही नहीं थी। अगला देखिए, हालदार साहब कैप्टन के प्रति जिज्ञासा। अब तो उनकी जिज्ञासा अभी तक चश्मे के लिए थी, कौन लगाता ये थी, अब कैप्टन कैसा होगा, यहां से प्रश्न बनता है। आगे बनेगा, पहले तो हालदार साहब की जिज्ञासा सुनो। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था कि कोई आता है चश्मा रोज बदल बदल के लगाता, ये है क्या। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक, मतलब चलो भाई कोई तो है जिसको नेताजी का चश्मे का ध्यान रखा, तो ये बात तो बड़े खुश हो जाते। वो जीप की तरफ बढ़ गए, फिर रुके, फिर से रुके, पीछे मुड़ के देखा और पान वाले के पास जाकर फिर पूछ लिया। मान ही नहीं मान रहा था उनका। क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व पुराना सिपाही है, कौन है ये कैप्टन वाला। क्योंकि अब उनके दिमाग के अंदर कैप्टन घूमने लगा। कैप्टन के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण, अब कैप्टन के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण कैसा था, ये प्रश्न बनता है। पान वाला नया पान खा रहा था, जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो उसने नया पान खा ही रहा था, पान अपने हाथ में खाने वाला था और उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये जो क्या है, कैप्टन है कौन। अपने वहीं के वहीं उसने पान रोक लिया और फिर क्या कहता है, उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, ये मानेंगे नहीं, और फिर अपनी लाल पीली बत्ती सी दिखाकर हंसते हुए मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब वो लंगड़ा है, लंगड़ा है ना, वो लंगड़ा है, क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल, देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो और एक आध फोटो वोटो खिंचवा के अखबार में छपवा दो। ये था पान वाले का कैप्टन के प्रति दृष्टिकोण। तो आपसे पूछा जाता है ये कि कैप्टन का जो पान वाले का जो कैप्टन के प्रति दृष्टिकोण था, या ये पंक्ति आ जाती है कि वह क्या जाएगा, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल, क्या ये कहना उचित था, ये प्रश्न है आपकी पाठ में। तो ये कहना उचित नहीं था, क्योंकि इससे पान वाले का दृष्टिकोण जो कैप्टन के प्रति था वो अच्छा नहीं था। वो उसकी देशभक्ति को नहीं पहचान पाया, उसकी देशभक्ति का मजाक बना रहा था। इस प्रकार की बात कैप्टन के प्रति नहीं करनी चाहिए। अब देखो कैप्टन का वास्तविक चित्रण, जैसे ही देखो मैं पिछली तरफ जाती हूँ, यहाँ है ना कैप्टन के प्रति जिज्ञासा हुई कि कैप्टन आखिर कौन है, तो सोच क्या रहे थे नेताजी। ये आपका प्रश्न बनता है कि हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में क्या कल्पना की, क्या कल्पना की कि कैप्टन कोई सिपाही है या फिर नेताजी के आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, या नेताजी का कोई क्या है साथी है। पर होता क्या है वास्तविक चित्रण, जैसे ही वो कहते लो वो आ गया कैप्टन, तो हालदार साहब मुड़ के देखते हैं, मुड़ के देखते हैं तो क्या होता है, हालदार साहब देखकर पान वाले देशभक्त का इस तरह जो मजाक उड़ाया कि वो पागल है, पागल, अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो वह अवाक रह गए। अवाक रह जाना मतलब एकदम चुप रह जाना। एकदम कैसा था वो, बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सिर पर गांधी वाली टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, एक हाथ में छोटी सी संदूकची अटैची या ब्रीफकेस जिसे आप कहते पकड़े हुए था बॉक्स, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए थे उनके चश्मे थे। अभी अभी एक गली से निकला और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना वो डंडा, अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए कि इसका नाम कैप्टन। मैं तो सोचता था कैप्टन कोई आजाद हिंद फौज का सिपाही या कोई फौजी रहा होगा, लेकिन ये तो अब बताइए कैप्टन का वास्तविक चित्रण कैसा था या कैप्टन कैसा दिखता था। तो आप क्या लिखेंगे, कैप्टन एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी था जिसके सिर पर गांधीवादी टोपी थी, हाथ में एक संदूकची और एक हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे थे।
तो अब क्या चौंक गए हवलदार साहब, अरे भाई ये तो ऐसा है और इसको कैप्टन कहते हैं। अब देखो क्या बात है, 2 साल तक हवलदार साहब का दौरा और परिवर्तन, लगातार 2 साल तक हवलदार साहब आते रहे और मूर्ति के फ्रेम पर चश्मा बदलते हुए देखते रहे, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, कोई ना कोई चश्मा, लेकिन चश्मा नेताजी के आंखों पर चढ़ा होता था। तो वो कितनी भी जल्दी में हो, हवलदार साहब कभी भी उस मूर्ति को देखने में रुकते, वो छोड़ते नहीं थे, भूलते नहीं थे। ठीक है, उस मूर्ति की तरफ वो देखते जरूर थे। अचरज भरा दिन। अब एक दिन आया जो कि आश्चर्य से भरा था। क्या दिन था? एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, जबकि वो हर बार देखते थे, 2 साल तक देखते रहे, कैसा भी नहीं था, लाल नहीं, काला नहीं, पीला नहीं, गोल नहीं, चौकोर नहीं, कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की दुकानें बंद थी, पानवाली की दुकान भी बंद थी। तो फिर उन्होंने कहा भैया अब यहाँ तो कोई है नहीं, मैं किससे क्या पूछूं। वो चले गए हवलदार साहब। फिर 15 दिन में लौटे, मूर्ति की आंखों पर फिर चश्मा नहीं था। अब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने पानवाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों में चश्मा नहीं लगा? पानवाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर अपने मुंह का पान थूका और चूंकि वो पर्दनी पहनता था, धोती, उसको उठाकर उसके कोने से अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था, आज वो कैप्टन दुनिया में नहीं है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर कान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए, अर्थात निकल गए। हवलदार साहब कब और क्यों चौंके? हवलदार साहब बाद में फिर आए और चौंक भी गए। तो अपनी आदत से मजबूर जब 15 दिन बाद वो आए, तो उन्होंने, हर बार तो वो आते रहे, हर बार आते रहे, जाते रहे, लेकिन चश्मा नहीं। एक बार ये हुआ कि वो आए और वो सोचते थे कि अब मैं मूर्ति को देखूंगा नहीं, अब मुझे मूर्ति को, उन्होंने निश्चित कर लिया, अब नहीं देखूंगा मैं मूर्ति को, क्योंकि मुझे भी बिना चश्मे वाली ये मूर्ति पसंद नहीं है, मैं नहीं देखूंगा। लेकिन चूंकि अपनी आदत से मजबूर, हवलदार साहब इतने सालों से, 2-2.5 सालों से देख रहे थे मूर्ति, वो गए और वो ना चाहते हुए भी एकदम उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी और अपने ड्राइवर से बड़े तेज में बोले, ड्राइवर गाड़ी रोको। जीप तेज रफ्तार में थी, जब तक रुकती रुकती थोड़ी सी स्लो हुई, इतने में हवलदार साहब कूद पड़े जीप से और मूर्ति के सामने जाकर एकदम अटेंशन में खड़े हो गए और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा होता है, सरकंडे की एक लकड़ी होती है जिसमें बच्चे खेल खेल में चश्मा बनाते हैं, तो सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा उनके चेहरे पर रखा हुआ था, जैसा बच्चे बनाते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी सी बात पर मतलब उनकी आंखें भर आईं। ठीक है, प्रश्नोत्तर तो हम करेंगे अपने अगले उसमें। उनकी आंखें भर आईं। क्यों भर आई, ये प्रश्न उठता है कि हवलदार साहब ने सरकंडे का चश्मा देखा तो वो भावुक क्यों हो गए? बताइए क्या लिखेंगे आप प्रश्न का उत्तर। सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हवलदार साहब भी एक देशभक्ति की कद्र करते थे। वो देशभक्तों के प्रति सम्मान था उनके अंदर और देशभक्ति की भावना से वो प्रतिदिन हर बार मूर्ति को देखते थे। चश्मा ना होने से वो दुखी हो जाते थे। आज चश्मे को देखकर, एक बार मूर्ति को पूर्ण रूप से देखकर उनके देशभक्ति की भावना उमड़ आई और इस बात से वो प्रसन्न हुए कि कम से कम आज बच्चों के अंदर तो देशभक्ति की भावना जीवित है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये सब क्या थे, ये आपका मैंने पूरा पाठ ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं, सॉरी, ये सारे टॉपिक में मैंने पाठ को आपका समाप्त किया है और हर टॉपिक से आपका जो जो प्रश्न बन रहा था वो प्रश्न मैंने आपको बनवाया भी है कि किस तरीके का प्रश्न था, किस तरीके का आप पढ़ रहे थे, ये भी हमने देखा। तो पूरे पाठ को टॉपिक में डिवाइड किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हर एक प्रश्न से आप परिचित हुए होंगे, किस तरीके का प्रश्न आएगा और कैसा लिखेंगे। अब आप कितना परिचित हुए तो हम अगले वीडियो में जब प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उससे भिन्न प्रश्न भी होंगे और कुछ एक से प्रश्न होंगे जो आज हमने पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातों में सॉल्व भी किया। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ, इस पाठ को यहीं रोकती हूँ। समझाना, पाठ को पढ़ना हमारा पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।